से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 80,000, accumulated 20,000, debt 20,000 was sold at a loss of 18,000। तो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे नोट नंबर 1 में टेंजेबल एसेट में एक मशीनरी है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्थ है। इसका मतलब यहाँ पर दो लेजर बनेंगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर तब बनता है जब बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होता है और एडजस्टमेंट में कोई एसेट बेचा जा रहा हो। ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी एक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक भी चीज नहीं होगी तो लेजर नहीं बनेगा। मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले इनके ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग जो है क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होता है, और क्लोजिंग जो है वो डेबिट में आएगा। मशीनरी का ओपनिंग जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आएगा क्योंकि हमारा एसेट है, और बाय में एटलीस्ट 4 लाइन छोड़ दीजिए, और बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अमाउंट कहाँ से आएगा? अमाउंट नोट्स टू अकाउंट से आएगी। मशीनरी की आपके पास दो वैल्यू हैं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्थ माइनस करने के बाद वाली, एक पहले वाली। हम हमेशा पहले वाली का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे ओरल करें चाहे लेजर बनाएं। पिछले साल की वैल्यू है 2 लाख और करंट ईयर की वैल्यू है 2,80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्थ में पिछले साल की वैल्यू है 80,000 और करंट ईयर की वैल्यू है 1 लाख। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। पहले एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्थ 20,000 था, उसे 18,000 के लॉस में बेच दिया गया। तो क्या कोई कैलकुलेट करके बताएगा कि ये मशीनरी कितने में बेची गई होगी? एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्थ 20,000 था, और लॉस ऑन सेल जो है वो 18,000 हुआ है। तो ये मशीनरी कितने में बेची गई होगी? जो भी आपको लगता है आप कैलकुलेट करें और मुझे बताएं, फिर हम उसे यहाँ दिखाएंगे। किसी का आंसर नहीं आया अभी? तीन जनों का आंसर आया है। कीर्तिमान का कहना है 62,000, रोहित और अच्छा का कहना है 42,000। रोहित माइक ऑन कर बेटा। 42 कैसे निकाला? सर 80 उसकी बुक वैल्यू थी, और क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्थ कर रहे हैं तो -20 जो उस पे डेप्थ था। हाँ, तो डेप्थ माइनस करने के बाद क्या निकल कर आया? 18 के लॉस में बेची है तो उसमें से -18। 80 में से 20 माइनस करके आया 60। वो 60 क्या है? सर वो बुक वैल्यू। तो फिर 80 क्या है? यही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, फिर सुनो ध्यान से, इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो 80,000 दे रखी थी वो कॉस्ट थी। इसमें कीर्तिमान का आंसर बिल्कुल सही है। 80,000 अगर कॉस्ट होती, रिचा तुम्हारा भी गलत था, तो 20,000 माइनस करते। बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू होती है, तो हमें 80 में से अब 20 नहीं माइनस करना है, 20 ऑलरेडी माइनस है।
अगर क्वेश्चन में आपको बुक वैल्यू दे रखी है, मैंने इसलिए शुरू में बताया था बुक वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस डेप्थ, अगर ये कॉस्ट होती तो डेप्थ माइनस करते, ये कॉस्ट नहीं है। गलत, रिया गलत आईडी से ज्वाइन कर रही है बेटा, मैंने परमिशन दे दी है। तो कॉस्ट माइनस, अगर ये कॉस्ट होती तो बात अलग है, अगर ये बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू का मतलब डेप्थ माइनस करने के बाद वाली ही वैल्यू है, तो हमें इसमें से दोबारा डेप्थ माइनस नहीं करना है, तो ये डेप्थ इसमें से माइनस नहीं होगा। बुक वैल्यू अब इसे दिखाएंगे कैसे, इसमें ये एसेट बेचा गया होगा 80 माइनस 18 62,000 में, तो मशीनरी का बेचना मशीनरी अकाउंट में आएगा, बाय बैंक 62,000, और लॉस हुआ है इसलिए बाय लॉस ऑन सेल। कई बुक्स में लॉस ऑन सेल की जगह बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिखा हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं, बाय लॉस ऑन सेल 18,000। उसके अलावा हमारे पास जो मशीनरी बेची गई उसका डेप्थ है वो दो जगह आएगा, एक बार यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्थ में टू मशीनरी अकाउंट कितना था 20,000, ये दो जगह आता है, और एक बार यहाँ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ, इसकी एंट्री हुई होगी ना एक्यूमुलेटेड डेप्थ टू मशीनरी, तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्थ टू मशीनरी करके आ रहा है तो मशीनरी में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ करके आएगा। तो ये जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसे हमने जहां जहां आना है वहां रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्थ को बैलेंस करोगे तो निकल कर आएगा बाय डेप्थ। कई बुक्स में यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिखा होता है, वो भी लिख सकते हैं। बैलेंस करो इसे तो ये आ गया 40,000। ये वो डेप्रिसिएशन है जो इस साल चार्ज किया गया, इसको बैलेंस करोगे तो टोटल बाय का ज्यादा है, तो टू बैंक ये परचेज निकल कर आ गया, टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, टोटल आएगा 3,80,000, 3,80,000, 1,80,000। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा? पहली बात तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन कभी नहीं जाएगा किसी भी अकाउंट का। ये जो मशीनरी का सेल सोल्ड मशीनरी का डेप्थ है, ये हर चीज दो बार आती है हमारे अकाउंट्स में, ये दो बार आ गई, देखो ये भी कहीं नहीं आएगा। अब ये चीजें बच गई, टोटल 4 चीजें बची हैं, और 4 ही बचती है हमेशा, 4 से कम हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं। एक ये वाला डेप्थ, टू बैंक, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल, इनको हम कैश फ्लो में दिखाएंगे चारों चीजों को। जो हमारा डेप्थ है वो डेप्थ ऑन मशीनरी करके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा 40,000 का, और जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है वो भी यहीं पर आ जाएगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000 का। उसके बाद जो परचेज और सेल है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी प्लस का 62,000 और परचेज ऑफ मशीनरी माइनस का 1,80,000। ये 4 चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा दी जाएंगी। और एक बात आप याद रखना, जो मशीन बेच दी जाती है उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्थ आपको वर्किंग नोट्स में दिखाई दिया होता है, सॉरी एडजस्टमेंट में दिया होता है, वो कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। जो बिक गया उसका डेप्थ क्यों आएगा? हम तो डेप्थ उसका दिखाते हैं जो हमारे पास है। तो ये हमेशा ये वाला डेप्थ जो बाय डेप्थ होता है, ये डेप्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है, ये वाला डेप्थ कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाता, जो मशीनरी बेच दी जाती है। अब हम बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, इससे आप कंप्लीट खुद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो गई, तो
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, तो ऐसे में वो स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है वो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो रही हैं। बोरोइंग्स का कम होने का मतलब हम पैसा उनका वापस कर रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग में आ जाएगा। बोरोइंग्स रीपेड। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स ऐड हो रहे हैं, ट्रेड पेबल्स ऐड हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं, बढ़ रहे हैं, सॉरी, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। यहां पर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो मेड और पेड, प्रीवियस ईयर वाला पेड हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 30,000, तो टैक्स पेड में माइनस का 30,000 आ जाएगा, और करंट ईयर वाला मेड हो जाता है, टैक्स मेड में 50,000 आ जाएगा। फिर टेंजिबल एसेट नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में टेंजिबल एसेट में दो एसेट है, एक मशीनरी और दूसरा इक्विपमेंट। मशीनरी का हमने लेजर बना दिया, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। इक्विपमेंट जो है आपका 3,80,000 से 3,20,000 हो गया, कम हो गया है, तो 60,000 का जो डिफरेंस है वो आपके पास अब यहाँ पर चॉइस है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है। इसे आप डेप्रिसिएशन भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो 20% के अराउंड अमाउंट है, और इसे आप सेल भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो बेटर ये है कि अगर 10% से ज़्यादा का डिफरेंस हो डिक्रीज का, तो उसे आप सेल लें, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉर्मली 10-20% ही लगता है, 10-15%, तो आप इसे सेल में दिखा दें। लेकिन अगर आप इसे डेप्रिसिएशन में दिखा देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, वैसे आप इसे सेल में दिखाएं। सेल ऑफ इक्विपमेंट्स इन्वेस्टिंग में आ जाएगा प्लस में 60,000। उसके बाद ऊपर बैलेंस शीट में नोट नंबर 2, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल कम हो रही है, गुडविल कम होने का कारण गुडविल राइट ऑफ हो रही है, यहां आ जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000। ऊपर करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हो गई, बढ़ गई। करंट इन्वेस्टमेंट का बड़ी इसलिए भी परचेज करा होगा, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस में। इन्वेंट्री बढ़ रही है, यहां आ जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट लेस में। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं, वो भी लेस में आ जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपका ओपनिंग और क्लोजिंग 2 लाख और 3 लाख जैसे आपको आता है, ये से आप पूरा कर लेंगे।